नहीं पड़ेगा कि जो बच्चा पढ़ रहा है वो सारे पास होंगे, क्योंकि इंस्टीट्यूट ने ये नहीं बोला कि इस बार 50 बच्चे पास होंगे। बड़े ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि बड़े सारे भ्रम और बहुत सारा जो है मिसकंसेप्शन मार्केट में अवेलेबल है। सीएस इंस्टीट्यूट कभी नहीं कहती कि मुझे इस बार 20 बच्चों को पास करना है। सीएस इंस्टीट्यूट ये कभी नहीं कहती मुझे इस बार 10 बच्चों को पास करना है। सीएस इंस्टीट्यूट ये कभी नहीं कहती कि मुझे इतना % रिजल्ट देना है, बिल्कुल ही नहीं। वो बस ये कहती है कि इस बार स्टैंडर्ड ये रहेगा, बस सिंपल सी बात है, स्टैंडर्ड ये रहेगा। अब आप उस स्टैंडर्ड को मिट कीजिए, जितने लोग मिट करेंगे सारे लोग पास करेंगे। और मैं आपको बता दूं, सीए, सीएस, सीएमए या फिर जो भी इस तरह के एग्जाम है, ये सारे के सारे ऐसे एग्जाम हैं जिसमें कोई कंपटीशन नहीं है। आपका किसी के साथ कोई भी कंपटीशन नहीं है, खास करके पास होने को लेकर के। जॉब को लेकर के इज अ डिफरेंट इशू, लेकिन ये नहीं कि 2 सीट है, इनका होगा, इनका नहीं होगा। अगर 2 सीट रहे और मान लीजिए कि ये 3 लोग रहे, तीनों को अगर 100 भी आया रहे तो भी कोई ना कोई मेथड निकाल लिया जाएगा, जिससे क्या कर लिया जाए, 3 में से 2 को सेलेक्ट कर लिया जाए। जैसे आप देखते हैं यूपीएससी का एग्जाम होता है, कैट का एग्जाम होता है जो आईएम वगैरह के लिए होता है, या बैंक पीओ वगैरह का है, या क्लर्क का ही है। उसमें सीट पहले ही लिखी होती है, भाई जनरल के लिए ये, ओबीसी के लिए ये, एसटी के लिए ये, एससी के लिए, तो वहां तो लिखा हुआ रहता है कि एससी एसटी सबके लिए कितना रहेगा। यहाँ कोई भी ऐसा चीज नहीं, यहाँ बस वो सेट करते हैं आपके स्टैंडर्ड को, कि उनको जो स्टैंडर्ड चाहिए वो स्टैंडर्ड ये है। आपको उस स्टैंडर्ड को क्या करना है, मीट करना है। इस सब्जेक्ट का मार्केट में डिमांड इसलिए ज़्यादा है क्योंकि आज के डेट में धीरे धीरे वो कंपनी बढ़ती जा रही जो कंपनी लिस्ट हो रही है, और प्रैक्टिकल यूजिबिलिटी इसकी बढ़ती जा रही है। जरा सोचिए, एक कंपनी में कोई कंपनी सेक्रेटरी जाएगा और वो कंपनी सेक्रेटरी ऐसा है जिसको कंपनी लॉ आता है, उसे मान लीजिए कि कोई और सब्जेक्ट लेबर लॉ आ रहा है, उसे इकोनॉमिक लॉ आ रहा है। अब क्या करे कंपनी, सिक्योरिटी लॉ के कंप्लायंस के लिए कोई दूसरा कंपनी सेक्रेटरी रखे। आप जब प्रैक्टिस करने के लिए आएंगे तो आप क्या बोलेंगे, मेरी दुकान सिर्फ इस चीज के लिए, मेरी दुकान सिर्फ इस पकवान के लिए, हमारी दुकान में इसके अलावा कोई पकवान नहीं मिलता है। मतलब मुझसे जो है वो कोई भी काम सिक्योरिटी लॉ का ना कराएं। अगर ऐसा होगा तो आपने ही अपना लिमिट क्या कर लिया, रिस्ट्रिक्ट कर लिया, और आपका जुरिडिक्शन छोटा पड़ जाएगा। इसीलिए आपको इस सब्जेक्ट को बड़े ध्यान से पढ़ना है। अच्छी बात क्या है वो सुनिए, ये सब्जेक्ट बहुत आसान है। पता नहीं लोग कहते होंगे भारी होता है, ये सब्जेक्ट बहुत आसान है, बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन उसके लिए 2 कुर्बानी देनी पड़ती है। पहली कुर्बानी, आप जो है वही रहिए, बनावटी मत बनिए, क्योंकि वैसे भी आप बनावटी मेरे सामने नहीं बन पाएंगे, मैंने बताया नहीं, आई एम अ प्रोफेशनल साइकोलॉजिस्ट। आपके घुटने में क्या चल रहा है, आपके थोबड़े को देख करके मुझे पता चल जाएगा, लेकिन उसे मैं बाहर रख करके आता हूँ, इसीलिए क्योंकि उस काम के लिए मुझे अच्छे पैसे मिलते हैं, तो मैं उसका इस्तेमाल करता हूँ। जब इंटरव्यू बोर्ड में बुलाया जाता है, ओएनजीसी है, दामोदर वैली कॉरपोरेशन है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, ऐसे कुछ कंपनीज है जहाँ पे मैं पैनल में हूँ, तो वहाँ पे जब वो पैसे देते हैं तो उस बुद्धि का इस्तेमाल करता हूँ, आपके बीच में नहीं, उसे बाहर छोड़ करके फिर इन कर जाता हूँ। रीज़न ये है कि अगर उस चीज़ के साथ आया तो आप अच्छे अच्छे लेवल का भी देते हैं, चिपकाते हैं ना टीचर के ऊपर, कभी जो है उस्ताद बन रहा है, कभी काबिल बन रहा है, फेंक रहा है, बड़ी चीज़ आप बोलते रहते हैं, आप तो आप ही हैं। तो इसीलिए जो उन चीज़ों को बाहर रखा जाता है। लेकिन मेरे कहने का कंसर्न बस इतना ही है कि इसमें बस शो ऑफ नेचर मत रखिएगा, अगर नहीं आता है तो पूछिएगा, ध्यान से रखिएगा चीज़ों को, और कहीं पे भी इसमें कोई भूल चूक नहीं होती है। रीज़न ये है कि इसमें रटना बहुत कम पड़ता है, समझना ज़्यादा है। ये एक ऐसा पेपर है जहाँ पे आपका जो है वो रियल में रट्टाफिकेशन कम है, कुछ जगहों पे है, लेकिन बहुत सारे जगहों पे हम लोगों ने उस चीज़ को एलिमिनेट कर दिया। दिखलाऊंगा आपको, बताऊंगा आपके दुश्मन के बारे में कि जिस दुश्मन से आपको लड़ना है वो है कैसा। क्यों मैं ये कह रहा हूँ कि इसमें ज़्यादा रटाफिकेशन नहीं चलेगा, ज़्यादातर चीज़ें समझी हुई होनी चाहिए। केस लॉ रहते हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस रहते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन रहते हैं जहाँ पे कंसेप्चुअल एस्पेक्ट पूछे जाते हैं। 2 लाइन में आंसर और 2 लाइन में 100% मार्क्स मिलेगा। 10 लाइन लिखा, मार्क्स कम हो गए। रीज़न ये है कि जो काम के 2 लाइन थे उसमें से 1 लिखा, 1 के लाइन तो मार्क्स दे दिया, और बाकी जो आपने 9 लाइन का बकवास लिखा है उसके कारण जो सर में दर्द हुआ है वो किससे लेंगे? सेराडॉन खा खा करके कितना सर दर्द ठीक करेंगे? सर बेना कितना खाएंगे? कुछ तो आपसे भी वसूली की जाएगी, तो उसके लिए आपके वो मार्क्स गए हैं। और तीसरी दिक्कत ये आती है कि जब आपने 9 लाइन एक्स्ट्रा लिखे हैं तो अगला क्वेश्चन आपसे छूटेगा, क्योंकि क्वेश्चन इस तरह से डिजाइन किए जाते हैं कि अगर दिल की अरमा बहाइएगा आंसुओं में, जो दिल में है सब लिख डालेंगे कॉपी पे, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई क्वेश्चन आपसे क्या हो जाएगा, छूट जाएगा। तो इसीलिए बहुत हमें यहाँ पे जो है वो पिकुलियर, पंक्चुअल और बहुत यूनिक डायरेक्शन में चलना रहता है। सब्जेक्ट आपका ऑब्जेक्टिव नहीं है, बुरी बात ये है क्या, ये सब्जेक्टिव। और सब्जेक्टिव में हम लोगों ने आपके लिए कहाँ कहाँ जाल बिछाए हैं अभी दिखलाऊंगा,
कि कैसे हम लोगों ने आपके कंसेप्ट को चेक किया है और कैसे हमने देखा है कि आप अगर लंबा लिखेंगे तो कितना ब्यूटीफुल लिखते हैं। क्वेश्चन 1 मार्क्स से लेकर के 8 मार्क्स तक के देते हैं। घबराइएगा नहीं, ये फिक्स नहीं है, कभी भी चाहे तो 12 का भी दे सकते हैं। जब लगेगा कि बच्चा अब लंबा क्वेश्चन लिखना भूल गया है तो उस अटेम्प्ट में 12 मार्क्स के भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे हर तरीके के जो है क्वेश्चन आपके दिए हुए हैं। पहला काम तो यही करेंगे कि हम लोग जरा पैटर्न जान लेंगे, ताकि जब मैं पढ़ाता रहूँगा तो आपको दोनों ही एस्पेक्ट बतलाऊंगा, एग्जाम के एक एक एस्पेक्ट। और इस बार जब भी आप बैठेंगे आपके सामने हमेशा मेरा नोट्स होना चाहिए, क्योंकि नोट्स बिल्कुल मैंने बदल दिए हैं। सारा का सारा जो है रिवाइज नोट्स है। हर बार जैसे ही बोर्ड में हो, जैसे ही पता चला बिजली कैसे गिरानी तो उसके अकॉर्डिंग आपको तैयार भी तो करूँगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको दुख दूंगा। अगर कोई तैयारी में कुछ करनी है तो वो आपको पहले ही पता है। अब आपको उसके अकॉर्डिंग क्या करना रहेगा, प्रिपरेशन। नोट्स हमेशा आपके साथ होना चाहिए और एक कॉपी आपके पास होना चाहिए। ये दोनों हर दिन होना चाहिए। नोट्स में ये नहीं कि पहले 4 पेज कराए हुए हैं बाद के 4 पेज, पूरा का पूरा एक साथ प्रिंट करवाइए। पूरा वॉल्यूम 2 जो है वो अप कर दिया गया है और उसे स्पाइरल करवा लेंगे। आप तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच चुका था कि उसे कर दिया गया है। कितने लोगों ने प्रिंट करवाया है? ठीक है, बाकी लोगों के पास नेक्स्ट क्लास से पहले हाथ में होना चाहिए और किसी भी दिन आप उसे भूल करके नहीं आएंगे। रीज़न ये है कि कभी कभी बीच में उसको रेफर करूंगा मैं। बहुत सारे चीज़ तो यहाँ से गुजरेंगे लेकिन कुछ चीज़ों के लिए वहाँ भी जाएंगे। और एक पूरा का पूरा लंबे जो है वो चौड़े पेज वाला एक कॉपी रखेंगे किसी चीज़ को लिखने वगैरह के लिए। ठीक है, जब हम लोग पढ़ेंगे 2 बातों का ध्यान रखेंगे। पहला, एग्जाम के क्वेश्चन यहाँ से कैसे आ सकते हैं, और दूसरा कंसेप्चुअल क्लैरिटी। कंसेप्चुअल क्लैरिटी इसीलिए क्योंकि किसी भी क्वेश्चन को केस लॉ में वो बदल सकते हैं, और केस लॉ का जवाब सिर्फ वही बच्चा दे पाएगा जिसने उस चीज़ को दिमाग में छापा है, कॉपी में नहीं। कॉपी में और नोट्स में तो देखिएगा इस बार इतने अच्छे तरीके का लैंग्वेज लिखा हुआ है कि बस आप चाहें तो रटोफाई कर लीजिए, लेकिन कितना रटोफाई कीजिएगा। आपने देखा है आधा सर करवा के गए हैं तब इतना हो गया है, फिर मैं अभी आया हूँ, देखिए और अभी कितना रहेगा। और सिर्फ एक ही सब्जेक्ट थोड़ा ना है, इधर आपका ILGL भी तो है, इधर आपका जो है वो अकाउंट्स भी तो है, तो ये पेपर भी तो है, और जो 2 ग्रुप दे रहे होंगे उनके साथ तो और 7 पेपर हैं। तो इतने पेपर को याद रख पाना रटने से पॉसिबल नहीं होगा। हाँ, याद रख सकते हैं, समझा हुआ है और सही रिवीजन करेंगे। याद रखिएगा 2 रूल आप हमेशा फॉलो करेंगे। पहला, मेरे पहुंचने से पहले क्लास में बिल्कुल अटेंटिव रहेंगे, और अगर क्लास का जो टाइम है उससे 5 मिनट पहले बिल्कुल अपने चेहरे का डायरेक्शन इधर करते हुए रिवीजन के लिए लग जाइएगा। इससे होगा ये कि जैसे मैं आऊँगा आपका माइंड पहले से ही पढ़ने वाले माहौल में आ चुका रहेगा। फायदा आपको इससे दिखेगा। मैंने बोला ना, साइकोलॉजिस्ट हूँ, मुफ्त का ये ज्ञान आपको दे रहा हूँ, प्लीज़ इसको अडॉप्ट कीजिएगा। बहुत चीज़ों को आपने पढ़ा है और जितना पढ़ा है उससे ज़्यादा आप भूले भी हैं। जरा याद कीजिएगा कितने चीज़ों को आपने पढ़ा है, लेकिन ऐसा क्या होता है कि आप चीज़ों को भूल जाते हैं। मैंने भी गलती से ये 4-5 डिग्री ली है, मैंने ये शायद नहीं बताया या बहुत बच्चों को पता ही है। मैं साइंस ग्रेजुएट हूँ, फिजिक्स ऑनर्स मेरा रहा है, फिजिक्स में गोल्ड मेडलिस्ट, केमिस्ट्री और मैथ, मतलब ग्रेजुएशन तक फिजिक्स साइंस रहा है। उसके बाद एक अटेम्प्ट में आपका CS क्लियर, सेम अटेम्प्ट में आपका चार्टर्ड लंदन वाला क्लियर। जबकि बोला जाता है वो टफ होता है क्योंकि 126 कंट्री का साइनिंग कैपेसिटी मिलता है। अगर आप वहाँ से चार्टर्ड करते हैं तो आप साइन कर सकते हैं, लेकिन ये करने में मैं एक साथ दोनों कर रहा था और दोनों का जो है वो बेस्ट पॉसिबल अटेम्प्ट मैंने दिया था, मतलब जो मिनिमम टाइम हो सकता है उस टाइम में दिया था। लेकिन मुझे इसको करने में बहुत परेशानी नहीं हुई थी। हाँ, लेकिन ये अलग था कि आपके तरह मैं अमीर आदमी नहीं था, आपके तरह जो है वो कहिए मैं वेल ब्लेस्ड नहीं था। वेल ब्लेस्ड मतलब आप कहते हैं ना, हम तो भाई जैसे हैं वैसे रहेंगे। अब जो है कि आप लोग जैसे पिज़्ज़ा बर्गर वगैरह खाते होंगे, हम लोग जब स्टूडेंट थे तो सिर्फ बैग में पार्ले जी और टाइगर बिस्किट ठूसा हुआ रहता था। ऐसा लगता था कि शायद स्टॉकिस्ट हैं पार्ले बिस्किट के और टाइगर बिस्किट के, और भूख लगा तो फिर आराम से निकालो और क्या करो, चबा डालो। रीज़न ये था कि तुरंत 10 मिनट के बाद क्लास होनी है। आपके ये क्या होगा, क्लास कौन सा इंडिया छोड़ के भागा जाता था, आराम से खा पी करके आते, 10 मिनट छूट ही जाता तो क्या होता। नहीं, सही मानिए मुझे जो है साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो जाता था। क्लास शुरू है उसके बाद मैं इन कर रहा हूँ तो मुझे लगता पता नहीं क्या ऐसा बोल दिए होंगे जो मैंने नहीं सुना, मैं बाकियों से थोड़ा पीछे हो गया। दूसरा, कभी कभी सही में ऐसा होता था कि अगर टीचर ने कुछ पहले बताना शुरू कर दिया, हमें लगता है कि नहीं क्या क्या लिखा है जरा बताना तो, भाई अभी तो कुछ नहीं लिखाया है। लेकिन जो बातें बोल दी गई है शायद ये आपके कोई फ्रेंड आपको ना बता सकते हैं, ना वो कहीं पे रिपीट किया जा सकता है। इसीलिए आप टाइम से पहले पहुंचे हुए रहेंगे, बिल्कुल एब्सेंट जैसा चीज़ नहीं, क्योंकि एक क्लास गायब कर दीजिए फिर आइए और उसके बाद आप हक्के बक्के जैसे रहिएगा। बाकी लोग देखेंगे मज़ा ले रहे होंगे, कोई रॉकेट साइंस हम पढ़ने नहीं जा रहे हैं, इसीलिए कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होगा। जो भी समझाऊंगा सब कुछ समझ में आएगा। लेकिन दिक्कत क्या है वो सुनिए, एक होता है समझ में आना और एक होता है चीज़ों को एंजॉय करना।
जहाँ पे आप चीज़ों को एंजॉय करते हैं वहाँ पे चीज़ों को भूलते नहीं हैं, और जहाँ पे जो है सिर्फ और सिर्फ ज़बरदस्ती समझते हैं वहाँ पे हम धीरे धीरे उसे भूलना शुरू कर देते हैं। यकीन मानिए कोई भी ऐसा चीज़ नहीं होगा कि क्लास में ऐसा होगा कि आप नहीं समझेंगे, ऐसा बिल्कुल ही नहीं होगा। मैंने बोला ना, माइनस में भी नहीं होगा, कितना भी कोई क्रूर दिमाग क्यों ना हो, बशर्ते उसने कसम ना खाया हो, समझा दो तो जाने, बस ये कसम ना खाया हो, तो हर चीज़ समझ में आएगा। लेकिन फिर आप उसको रिप्रोड्यूस कैसे करेंगे, और प्लस उसका एप्लीकेशन। एग्जाम में पूछा गया वो 2 मार्क्स का, क्या लिखेंगे? एग्जाम में पूछा गया 4 मार्क्स का, क्या लिखेंगे? सेम चीज़ को एग्जाम में 8 मार्क्स का पूछा गया, क्या लिखेंगे? जब तक इस लेवल तक जाकर के आप पढ़ते वक्त नहीं सोचेंगे, तब तक एग्जाम में आ गया तो आप नहीं उसको हिट कर पाएंगे। तो एक काम ये। दूसरा, कंसेप्चुअल क्लैरिटी बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि मैंने बोला केस लॉ कहाँ से होगा किसी को भी नहीं पता है, कहीं भी जगह से केस क्या बन सकता है, केस लॉ। तीसरा, जब आप काम करने के लिए आएंगे तो उससे पहले दोबारा CMSL आप नहीं पढ़ेंगे, और ना ही मैं आपको पढ़ा रहा हूँगा, इसी समय पढ़ाया जाता है। तो उस समय आप कैसे काम करेंगे, तो इसके लिए हम लोग उन चीज़ों का प्रैक्टिकल यूजिबिलिटी भी देखेंगे जो आपके प्रोफेशनल करियर में आएगा। जितने भी आपके स्क्रीन होते हैं, स्क्रीन का मतलब है स्टॉक एक्सचेंज वगैरह का, लाइव आप सब कुछ देखेंगे। ये नहीं कि स्टॉक एक्सचेंज ऐसे वर्क करता है, ऐसे वर्क करेगा। जब भी कोई चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे कि भाई स्टॉक एक्सचेंज क्या, मेरे तरफ से हर चीज़ रहेगा, आपकी तरफ से भी सारा चीज़ वहाँ पे वर्क करता रहेगा। कहीं पे भी कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी आएगा कि स्टॉक एक्सचेंज चलता कैसे है, कैसे ये अप डाउन होता रहता है, उसका अप भी देखेंगे, डाउन भी देखेंगे। सेंसेक्स की बात करेंगे तो सेंसेक्स हमारे सामने रहेगा कि आज कितना पॉइंट बढ़ गया। सर क्या मतलब होता है, किसने धक्का दिया, कैसे आज इतना बढ़ गया, किसने धक्का दिया, कैसे गिर गया? नहीं सुनते कि आज सेंसेक्स का इतना पॉइंट गिर गया, धक्का दिया, चप्पल जो है वो घिस गए थे, फिसल जा रहा है, स्लिपरी था, क्या था, सारा कुछ देखेंगे। लेकिन आपके तरफ का 110% ऑनेस्टी होना चाहिए कि जिन भी चीज़ों को आप देख रहे, जिन भी चीज़ों को आप समझ रहे, उनको एज पर इंस्ट्रक्शन आप क्या करते रहेंगे, फॉलो करते रहेंगे। और पहला इंस्ट्रक्शन मैंने दिया, क्लास में लेट नहीं। दूसरा चीज़ है, क्लास में एब्सेंट बिल्कुल ही नहीं। इमरजेंसी इज़ अ डिफरेंट थिंग। और मैंने आपको शायद बताया नहीं, मेरे साथ आप पूरे के पूरे जो है वो करियर में कोई इमरजेंसी नहीं आया था जब मैं आपकी तरह स्टूडेंट था। एक भी क्लास मेरा कभी नहीं छूटा था, किसी क्लास में मैं लेट नहीं पहुंचा था, पता नहीं कैसे। फिर मैंने बोला, मैं गरीब आदमी था, आप बड़े लोग हैं, आपकी बात अलग है। तो मेरे साथ यही रहता था कि मुझे पहुंचना है तो पहुंचना है। और नहीं कहते हैं कि अगर आप सच्चे दिल से चाहते हैं तो सारी कायनात आपको क्या करती है, मदद करती। तो बिल्कुल ऐसा ही, अगर आप चाह लेंगे आप टाइम पे भी रहेंगे और क्लास मिस भी नहीं होगा। दूसरा रूल, आपके फ़ोन वगैरह कभी भी सामने नहीं दिखने चाहिए, बस्ते के भीतर रहना चाहिए। हर समय वो बस्ते में बिल्कुल चुप करा करके बस्ते के भीतर डाल दीजिए। ये नहीं कि आगे ऐसे कहीं कोने में डाल दिया, बिल्कुल नहीं। अपना बैग है ठीक है, नहीं तो किसी और फ्रेंड का बैग ले लीजिए, किसी का नहीं मिले तो मेरे में डाल दीजिए, बाद में मैं उसे OLX पे बेच दूंगा। तो आप जो है उसे जरूर हटा दीजिए ताकि आपका 1 सेकेंड का भी डिस्ट्रैक्शन ना हो। तीसरा, जिस चीज़ को आप आज पढ़ेंगे, हर 1 घंटे के क्लास के लिए आपको चाहिए 20 मिनट्स, 15 से 20 मिनट। जैसे 2 घंटे की क्लास है, आधे घंटे से लेकर के 40 मिनट, इससे ज़्यादा मुझे चाहिए ही नहीं आपका, बस इतना। लेकिन आज के आज चाहिए, कल नहीं चाहिए। कल फिर अलग रूल हो जाएगा, कल का अलग इंटरेस्ट लग जाएगा, आपको टाइम बढ़ जाएंगे। आज अगर ये आपने पढ़ा है, आज खत्म हुआ, आज 12 बजे रात से पहले, यानी सोने से पहले आप जो है आधे घंटे से 40 मिनट का टाइम देंगे और उसे रिवाइज करेंगे। अगर आपको रिवाइज करने में किसी भी शर्त पे 40 मिनट से ज़्यादा लगता है, इसलिए मैंने आवर बताया कि कभी क्लास बड़ी भी होती है, कभी छोटी भी होती है, तो हर 1 घंटे के लिए 15 मिनट से लेकर के 20 मिनट्स इज मैक्स, इससे ज़्यादा नहीं। अगर इससे ज़्यादा लगता है 1 घंटे के क्लास के लिए 20 मिनट से ज़्यादा, मुझसे आकर के मिलेंगे, इसका मतलब कहीं प्रॉब्लम है, कहीं कोई ना कोई मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम है, वो मुझे ठीक करना आता है गलती से। तो आप मुझसे मिलेंगे कि सर हर चीज़ कर रहे हैं, क्लास भी ठीक से सुन रहे हैं, हर चीज़ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जो है मुझे रिवाइज करने में जो है वो क्या हो रहा है, ज़्यादा टाइम लग रहा है। अब आपकी मर्जी, आप इसे छुपा लीजिए, कुछ दिनों के बाद मैं यहाँ से टाटा गुड बाय, और उसके बाद फिर आप जो है वो लगे रहिए, फिर एक के बाद अगला अटेम्प्ट, अगले के बाद फिर अगला अटेम्प्ट। मेरे रूल को आप फॉलो करेंगे, मेरी आपकी मुलाकात CMSL में कभी नहीं होगी दोबारा। लेकिन अगर फॉलो नहीं करेंगे, किसी न किसी प्लेटफॉर्म पे हम और आप दोबारा मिलेंगे। तो बेटर यही है कि हम एक बार क्या करें, चीज़ों को फॉलो करें और चीज़ों को जो सही तरीके से करते हुए क्या करें, निकल जाए। तीसरा चीज़, जब आप चीज़ों को रिवाइज कर रहे होते हैं, रिवाइज करते वक्त भी आप अपने मोबाइल वगैरह को अलग कर देंगे। मोबाइल बस पास में मत रखिएगा, क्योंकि वो कभी बीच में बजेगा पिक, आपको लगे पता नहीं किसका, ओबामा का है, ओसामा का है, ट्रम्प का है, किसका है, देखते हैं व्हाट्सएप आया है, ओए होए, पहली बार व्हाट्सएप लगता है जैसे आया है, अब उसमें लग गए।
और जैसे ही देखिए कि अरे क्या मस्त एक सीन भेजा, इसे मैं भी 4 को पहुंचाता हूँ, बस भेजना शुरू कर दिया। कुछ भी प्लीज नहीं, उसको छोड़ दीजिए और उससे जो है वो दूर रहिए। जितने बीच आप रिवीजन करें, मैं ये नहीं कहता आप मस्ती ना करें, आप नहीं करेंगे तो क्या मेरे जैसा बूढ़ा व्यक्ति साकाल करेगा? नहीं, आप ही करेंगे। लेकिन 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 पढ़ाई वाले टाइम में नहीं। पढ़ाई वाले टाइम में बस इतना देखिए, अभी आप 2 घंटे दीजिए और उसके बाद दीजिए आधे घंटे से 40 मिनट्स, काम खत्म। उसके बाद फिर पूरा टाइम आपको मिलेगा। नहीं तो होगा क्या कि ऐसे आधा अधूरा, ना पूरा पढ़ ही रहे, ना पूरा जो है व्हाट्सएप और फेसबुक में ही है, कभी इधर देख रहे, कभी पता था 2 घंटे से बैठा है, जाओ रिवीजन है, छोड़ो ना, कौन सा जा रहा है, हो सकता है बच जाए। कभी नहीं बचेगा। किसी से भी मैं कभी भी राजकीय सम्मान करवा लूंगा, यानी कि कभी भी क्वेश्चन पूछ लूंगा और आपको आंसर देना रहेगा। मुझसे जितने बार पूछना है पूछिए। और मैंने बोला ना, क्लास में कोई ऐसा टॉपिक नहीं होगा जो आप नहीं समझेंगे। आपने अभी समझ लिया, मेरी जिम्मेदारी खत्म हो गई, अब आगे इसे क्या करना है? रिटेन करना है। दुकान से सामान खरीदते हैं, दुकानदार क्या बोलता है? सारी जिंदगी ये कैसे चलेगा इसका मैं वादा करता हूं? नहीं, आपने जो है वो दुकान से लिया, दूध का पैकेट लिया, वहां पे उसने सही डेट वाला सही सलामत दे दिया, रास्ते में गए, कैच करते हुए गए और बोल रहे बेबी डक करना चाहिए था। नहीं, एक ऐड आता है, ऐसे करके फेंकते हैं। अब कह रहे हैं कि आप किसी को ऐसे करके कैच दे रहे हैं, अब वो दूध का पैकेट फट गया, दुकानदार से कह रहे फट गया दूध का थैला, क्या वो रिस्पॉन्सिबल है? रास्ते में आप केयरलेस तरीके से आ रहे हैं, डॉगी आया लेकर के भाग गया, अगर उसने सही सलामत दे दिया तो उसकी जिम्मेदारी खत्म हो गई। क्लास में हर चीज आप समझ जाएंगे। अब अगर आप सेम डे जाकर के उसका रिवीजन कर लेंगे तो ये आप नहीं भूलेंगे। हाँ, फिर रिवीजन का अगला भी उसमें स्टेप है कि अगला रिवीजन कितने दिन के बाद फिर होगा। तो लगातार ये रिवीजन वाला काम जो है हम करते रहेंगे। और हर दिन कम से कम जो है आप 10 लाइन, ज्यादा नहीं, मैं आपके दोनों किडनी नहीं मांग रहा हूं, कितना लाइन बोला है हर दिन? 10 लाइन, यानी आधा पेज। अगर आप 1 पेज लिखते हैं अच्छी बात है, इतना जरूर हर दिन लिखेंगे, कोई चिट्ठी नहीं। जो भी हम यहाँ पे पढ़ेंगे उस टॉपिक में से किसी भी एक चीज को, और खास करके जिसको मैं बोलूँ कि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उस पे पहले फोकस करेंगे, उसको लिखेंगे। और ऐसे करते हुए हर दिन लिखते रहेंगे। सिर्फ लिख करके अपने पास छुपा के नहीं रखना है। कोई लेटर नहीं है, एक लिखा रख दिया, फिर लिखा फिर रख दिया, नहीं, उसे एक अलग कॉपी में लिखेंगे और घर पे कॉपी का नाम देंगे HW का, वो कॉपी रहेगा। होमवर्क की एक कॉपी घर पे रहेगी। कभी भी मैं कह सकता हूँ आपको लाने के लिए वो कॉपी। और यकीन मानिए, गड़बड़ हुआ सम्मान मिलेगा आपको। अगर जो है आपने सही में किया तो बड़ाई होगी आपको। यानी कि आपको एक कॉपी घर के लिए और एक कॉपी कहाँ के लिए? क्लास के लिए रखना है। हर दिन का डेट पढ़ा हुआ होना चाहिए। जैसे आज आपने पढ़ा, आज आपको उसमें कितने लाइन लिखने हैं? 10 लाइन, कम से कम 10 लाइन्स लिखने। अब ये नहीं, मान लीजिए टॉपिक छोटा 9 लाइन में हो गया, कोई बात नहीं, 11 होने लगा, एक काट देंगे, 10 ही बोला था, नहीं। कहने का मतलब है हर दिन लिखने की हैबिट होनी चाहिए। अदरवाइज एग्जाम में क्या होता है ना, सडनली एग्जाम आ जाता है, हम और आप कुछ करते नहीं है, सडनली एग्जाम आ गया हमारा। जैसे ही सडनली एग्जाम आया वैसे ही अब हमारा घबराना शुरू, कुछ तो घबराना शुरू और कुछ बहाना बनाना शुरू। डिपेंड करता है, मैंने बोला ना, अगर आप नो योर सेल्फ बी योर सेल्फ, अपने आप को पहचान लेते हैं, सुखी रहते हैं। मैं अपने ही बारे में बतलाऊं, मैं साइंस ग्रेजुएट, मेरे अकाउंट्स में जैसे ये वाला फिगर बनता था मेरा दिमाग बंद, शौक लगा और बाकी कुछ भी मुझसे पढ़ा लीजिए। कॉस्ट में भी मुझे कोई दिक्कत नहीं होता था। रीजन ये था कि कॉस्टिंग में अकाउंट जैसा कुछ कहाँ रहता है, उसमें तो डिसीजन मेकिंग दिस दैट रहता है, उसमें बड़ा मजा आता था। लेकिन दिक्कत बस मुझे होता था जब ऐसा कोई डायग्राम बनता था तो मुझे लगता था कौन किधर गया, DR हुआ, CR, व्हाट कम्स इन व्हाट गोज आउट। कम्स इन कुछ नहीं होता, सिर्फ गोज आउट होता था। सब लगता था दिमाग से जो पढ़ा हुआ वो भी क्या हो रहा है, बाहर जा रहा है। जरा सोचिए, ग्रेजुएशन करके मैं आया था CS करने के लिए। एग्जीक्यूटिव लेवल पे आप क्या उम्मीद करते? टीचर बतलाएंगे किसको डेबिट करना है, किसको क्रेडिट करना है। जरा मेरी मजबूरी भी तो सोचिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ा, मुझे कहाँ से पता क्या डेबिट होना है क्या क्रेडिट होना है। दोनों अपने अपने जगह सही, मैं भी अपने जगह लाचार सही, टीचर अपने जगह सही, क्योंकि वो फाउंडेशन नहीं पढ़ा रहे, वो एग्जीक्यूटिव को पढ़ा रहे। अब उस समय मैंने किसी चीज को छिपाया नहीं, अपने फ्रेंड से पूछा। और मैंने ये नहीं सोचा कि अरे मैंने तो कैट भी क्वालिफाई किया हुआ है, मैं इससे ये पूछूं, ये तो मेरे शान के खिलाफ है, बगल वाला क्या सोचेगा, ये क्या सोचेगा। नहीं, अभी कोई कुछ नहीं सोचेगा। सोचेगा तो तब जब फाइनल घंटी बजेगा, वो 25 फरवरी और वो 25 अगस्त जब आएगा उस दिन लोग सोचना शुरू करेंगे, अभी नहीं। और लोग सोचेंगे तब जिस दिन आप CS बन गए रहेंगे और चीजों को ठीक से नहीं पढ़ा है और हर एक जो है वो कंपनी में आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, उस दिन को तो आप बिल्कुल इमेजिन ही नहीं कर रहे हैं। वो भी दिन इमेजिन कीजिए कि अगर किसी ने ठीक से नहीं पढ़ा और वो गलती से लड़खड़ाते CS बन भी गया,
वहाँ पे क्या होगा जब वो इंटरव्यू में आए, क्योंकि वहाँ तो हम बिल्कुल ही आपके मार्क्स को नहीं देखते हैं, वहाँ तो देखते हैं कि आप में कितना ऐसा क्वालिटी है जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या है, यूजफुल है। अगर कंपनी लिस्टेड है भर देंगे क्वेश्चन, अगर कंपनी का जो है फॉरेक्स में डील होता है फेमा के क्वेश्चन की झड़ी लगा देंगे। अब तो ये डिपेंड करता है कि आप किस जगह जा रहे हैं, तो इसीलिए आपको जो है यहाँ पे शो ऑफ नेचर नहीं। मैं अपने दोस्तों से पूछता था, उन्होंने बड़ी मदद की थी, मैंने चैलेंज की तरह लिया और गलती से चार्टर्ड सिक्योरिटी इन्वेस्टमेंट लंदन से कर लिया। आज के डेट में मैं फाइनेंशियल मॉडल का मतलब होता है ये वाला मॉडल नहीं, इसके लायक तो मैं नहीं हूँ, जिसमें बेसिकली फाइनेंशियल एनालिस्ट के बाद का ये स्टेप होता है कि कंपनी का रियल क्या डायग्नोसिस होना चाहिए, कैसे कंपनी का स्ट्रक्चर तैयार किया जाए, मर्जर करके, अमलगमेशन करके, और उसके बाद इस बिजनेस पैटर्न पे चलाया जाए। इसमें दोनों की रिक्वायरमेंट होती है, लॉ की भी और लीगल चीज़ों की। मैं बस इसीलिए बतला रहा हूँ क्योंकि वो मैंने अडॉप्ट किया था। अब आपके ऊपर है, या तो छिपाते फिरिए क्यों, अब बगल में ये बैठे, इनको खराब नहीं लगेगा ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे तो कि ये कितना लल्लू है। अरे भाई अभी लल्लू बनो, पिल्लू बनो, जो बनना है बनो, लेकिन बाद में ऐसा ना बनो। इसके लिए क्या करना है, शो ऑफ नेचर नहीं कि बगल वाले को जनाना है। आधा जिंदगी तो क्लास में इसीलिए हमारा खत्म हो जाता है कि आगे पीछे कौन बैठा है, बिल्कुल दूर बैठिएगा। जिनको जिन जिन से डिस्ट्रैक्शन है वो सब क्या करिएगा, बदल बदल के जगह पे बैठिएगा, और जमाने के लिए तो बिल्कुल ही ना पढ़िएगा कि नहीं भाई इससे जो है मेरा इंप्रेशन थोड़ा क्या हो जाएगा। आगे तो आप खुद समझदार हैं तो इंप्रेशन अच्छा हो जाएगा। सिर्फ पढ़ाई कीजिए पढ़ने के लिए और अपने करियर के लिए। एग्जाम के बारे में सोचेंगे, हर जगह तो मैं एग्जाम बताऊंगा ही आपको, लेकिन जिस समय कोई कंसेप्ट बता रहा हूं पहले एग्जाम मत मरने लगिएगा, पहले उस कंसेप्ट को समझिएगा और फिर देखेंगे एग्जाम में उसको कैसे यूज करेंगे। 2 मार्क्स का है तो कैसे, डिस्टिंग्विश करने में पूछ दिया तो कैसे, हर चीज को लेकर के जाएंगे। तो आपके लिए जो मैंने काम बोला वो ये है, टाइम पे रहेंगे, मिस नहीं करेंगे, रिवीजन जो है आप जरूर करेंगे, और मैंने लिखने वाला काम आपको दिया वो कितने लाइंस, 10 लाइंस, इतना कम से कम जरूर। मैंने ये आपके ऊपर छोड़ा। अगर आप 1 पेज लिखते हैं बड़ी अच्छी बात है, टॉपिक लिखिए, और लिखने के बाद आप लिखेंगे कैसे वो सुनिए। आपने चीजों को पढ़ा, आपके पास नोट्स रहेंगे, कॉपी रहेंगे, उस चीज को पढ़ लिया, पढ़ने के बाद उसे अलग हटा दीजिए और तब होमवर्क वाला कॉपी निकालिए और लिखना को शुरू कीजिए अपना लैंग्वेज। लेकिन वो लैंग्वेज ऐसा होना चाहिए कि सामने वाले को समझ में आ जाए। कोई बात नहीं, शुरू में गड़बड़ होगा, धीरे धीरे यही तो डेवलप करना है। आप उसके बारे में क्या करिए, लिखना शुरू कीजिए, लिखिए। उफ 2 लाइन के बाद याद ही नहीं आ रहा, स्लिप ऑफ माइंड, कोई बात नहीं है। अब इस कॉपी को ढकिए, होमवर्क वाली कॉपी, अब फिर निकालिए जो कॉपी में आपने पढ़ा है या जो नोट्स है, फिर से पढ़िए, कोई बात नहीं, आराम से फिर पढ़ लिया, हाँ अब ठीक है। फिर इस कॉपी को लीजिए, फिर लिखना शुरू कीजिए। कोई बात नहीं, हो सकता है शुरू में लिखने में 5 बार आपको मदद लेना पड़े, मैं बिल्कुल मैं नहीं कहता मत लीजिए, लेकिन बस मैं ये कहता हूं ये नहीं कि इधर इस कॉपी को खोला, इधर इसको खोला। मैंने क्या हैंडराइटिंग बनाने के लिए आपको बोला है, 10 लाइन लिखने के लिए नहीं, वो किसी पर्पस से बोला है। 50 बार देखना पड़े देखिए, लेकिन जब एक भी वर्ड आप लिख रहे हो तो उस समय ये कॉपी खुला हुआ नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखेंगे। इतने चीज को बस आप क्या करेंगे, फॉलो करेंगे, और उसके बाद देखिए चीज आसान हो जाएगी। चलिए जरा इसमें पहले देख लें कि इस दुश्मन से निपटने के लिए तैयारी क्या क्या करें। अब इसमें से बहुत सारे एस्पेक्ट आपने पढ़ लिया है। आपके एग्जाम में इसका लेवल जो रखा गया वो रखा गया एक्सपर्ट नॉलेज। इसका मतलब हम लोगों को पूरी आज़ादी दी गई कि आपका जैसे बैंड बजाना चाहे वैसे बजाएं। ये आप अपने स्टडी मैट को देखिएगा, उसके सबसे ऊपर में ये लिखा हुआ रहता है कि इस सब्जेक्ट में लेवल ऑफ नॉलेज आपका क्या है। इसीलिए क्वेश्चन टेढ़े मेढ़े होते हैं, इसीलिए रिजल्ट इतना शानदार होता है इन पेपर्स का, क्योंकि उसमें पहले उन्होंने बोला है कि कैसा उनको चाहिए, एक्सपर्ट चाहिए। इसमें यही चीज आपका सीएल में भी लिखा हुआ है, अलग अलग सब्जेक्ट में अलग अलग। लेकिन अगर आप कॉस्ट देखेंगे, अकाउंट देखेंगे तो उसमें नहीं लिखा हुआ है एक्सपर्ट नॉलेज, वहां पे उन्होंने जो वर्किंग नॉलेज लिखा है। तो अलग अलग में अलग अलग, इसका मतलब है उसी अकॉर्डिंग आपसे क्या किए जाएंगे, टेढ़े मेढ़े क्वेश्चन वगैरह सेट किए जाएंगे। 2 पार्ट में है, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए कितने मार्क्स का है, 60 मार्क्स का। पार्ट बी आपका जो है वो कितने मार्क्स का है, 40 मार्क्स का है। अब आज के बाद आपके दिमाग में ये पार्ट ए पार्ट बी नहीं रहेगा। आज इसीलिए मैंने बतला दिया ताकि ये कभी दिमाग में आए नहीं। पार्ट ए या पार्ट बी जितना एक दूसरे से लिंक होता रहेगा वैसे लेकर के मैं चलूंगा। देखिएगा एक चैप्टर जब पढ़ाऊंगा तो उसका एक जो है वो पार्ट बी में रहेगा, एक पार्ट ए में रहेगा। तो जहां जहां वो लिंक होकर के जाएगा हर जगह जाएंगे। एट द एंड ऑफ द डे हर चीज खत्म रहेगा आपका। लेकिन अगर हम इसके चैप्टर के अकॉर्डिंग जाएंगे तो हैरान परेशान रह जाएंगे कि पहले एक पार्ट करो फिर क्या करेंगे, दूसरा पार्ट करेंगे। ये आपका जो है वो 40 मार्क्स का, वो आपका क्या है 60 मार्क्स का। ठीक है, अब इसको जब भी हम लोग करेंगे तो इसमें मैं जो आपको करा रहा हूं इस समय जो शुरू करेंगे उसमें यहां से आपका शुरू होगा जिसका नाम है 4
मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन स्टॉक एक्सचेंज मैकेनिज्म। इसके बाद इसमें आप देखेंगे इसी में आपका फिर अगला चैप्टर आ जाएगा जो ये है, और इसके बाद ये है और ये है। कितने हैं टोटल, मैंने कितने पैरों लगाया है? 4। और इन चारों को मैं जो पढ़ाऊंगा वो टॉपिक के अंदर होगा स्टॉक एक्सचेंज। जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे उसका नाम रहेगा स्टॉक एक्सचेंज। और अब इन्होंने स्टॉक एक्सचेंज के लिए 4 अलग अलग जगहों पे जो है वो क्या दिया हुआ है, 4 चैप्टर दिया हुआ है। और देखिएगा जब हम लोग पढ़ेंगे तो पढ़ने का तरीका ये रहेगा कि पहले मैं आपको एक बेस राउंड से लेकर के जाऊंगा। बेस का मतलब जहाँ पे किस्से, कहानी और हर चीज़ करते हुए हम स्टॉक एक्सचेंज के बारे में क्रिस्टल क्लियर कंसेप्ट ले आएंगे। और उसके बाद तब हम लोग आएंगे अपने जो है वो रिटेन, जो आपके जो है वो प्रिंटेड नोट्स दिए गए हैं उसके एक एक लाइन को जो है वो क्लास में गो थ्रू करेंगे, ताकि आपके दिमाग में ये ना रहे कि हम इसको पढ़े कैसे, समझे कैसे, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये सब आपको बता दिया जाएगा। जिसमें सबसे पहले आपका जो पीपीटी से होकर के गुजरेगा उन चीज़ों को बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे, एकदम ध्यान से समझेंगे। उनमें से कुछ चीज़ों को लिखना रहेगा, कुछ चीज़ों को नहीं लिखना रहेगा। उन चीज़ों को नहीं लिखना रहेगा जो ऑलरेडी चार्ट मैंने बहुत सारे जो है वो आपके जो है वो प्रिंटेड नोट्स में दे दिए हैं, तो उनको दोबारा जो है वो लिखने की जरूरत नहीं होगी। डायग्राम वगैरह को जो नहीं है मैं कह दूंगा, उनको आपको क्या करना रहेगा, कॉपी करना रहेगा, उन चीज़ों को जानना रहेगा। और जब वो खत्म हो जाएगा तब फिर से एक बार हम अपने पूरे के पूरे नोट्स को क्या करेंगे, लेकर के बैठेंगे, और तब मैं आपको उस पर मार्क कराऊंगा कि इसमें कौन सा एग्जाम के लिए किस तरीके से इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के क्वेश्चन कहाँ कहाँ से और किस तरीके से वो पूछते हैं, ये सब तो डिस्कस हम थ्रू आउट करते जाएंगे। लेकिन जब हम अपने प्रिंटेड नोट्स को लेकर के आएंगे तो वहाँ पे कुछ स्टार लगाएंगे, कुछ जगहों पे 1, 2 करके ऐसे चीज़ों को डिनोट करेंगे कि ये एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए तो 3 जैसा कर दिया, 3/5 जैसा कर दिया, ये डिस्टिंग्विश करने के लिए हो सकता है, यहाँ से केस लॉ जैसा हो सकता है, तो वो सारा कुछ करते चले जाएंगे। ठीक है, तो देखिए ये इन्होंने चैप्टर का नाम ऐसे रखा है। हम लोग इसको किस में पढ़ेंगे, स्टॉक एक्सचेंज का एक कंप्लीट यूनिट जो मैं बोला